हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बड़े दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं रोज़ वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। मगर बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम साइंस पे, जनरल साइंस पे MCQs लाओ, तो मैं लेके आ गई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताइएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। Fatigue is caused because of the formation and depositing of which among the following acids in muscles। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कहीं दूर चलते हैं, बड़ा ज़्यादा चलते हैं या बड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं, बड़ी ज़्यादा दर्द होती है, हमें बड़ी थकावट सी महसूस होती है, ठीक है, पेन भी होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? कौन सा एसिड हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है? ठीक है, चलिए आप अपना आंसर लगाइए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका लैक्टिक एसिड। क्या बनता है हमारे मसल्स में? लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, देखो हमारी बॉडी में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं, चलो यहाँ पे समझाती हूँ। ठीक है, जब हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ग्लूकोज जो है हमारा, उसके दो फेट हो सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही थी कि जब भी हमारे में ह्यूमन रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज के दो फेट हो सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के बाद क्या बनता है? पायरुवेट बनता है। पायरुवेट के आगे दो फेट हो सकते हैं। हो सकता है कि पायरुवेट जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करे, मतलब कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटे। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि जहां पे ऑक्सीजन की कमी है वहां पे ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो उस केस में पायरुवेट से क्या बनेगा? ह्यूमन बॉडी में मसल्स में क्या बिल्डअप हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। तो उसी क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी में क्या बन जाता है जिसकी वजह से हमें फैटीक होती है, हमें क्या होता है, हमें दर्द होती है हमारे मसल्स में। तो वो होता है क्योंकि हमारा जो पायरुवेट है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू टूटा हुआ है। ठीक है, मगर अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो पायरुवेट जो टूट के है वो CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, तो इस केस में हमें फैटिक नहीं होती है। मगर जब लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है तो उस केस में हमें फैटिक होती है। ठीक है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया है इसको। इट इज ए केमिकल बाय प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। किसकी बात हो रही है? लैक्टिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड इज ए केमिकल बाय प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, विच इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। SSC CGL की बात करें 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलेजन इज ए टाइप ऑफ। ठीक है, आपने बताना है कि कोलेजन क्या है। एक तरह का फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो कोलेजन एक तरह का क्या है? आप अपना आंसर लगाइए, फिर मैं अपना आंसर मार्क करूंगी। तो कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है, मगर कौन सा प्रोटीन है? ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वहां पे ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ओके, और मेनली ये कहाँ पाया जाता है? जो हमारा कोलेजन है ये मेनली कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको दिखेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कहाँ पे दिखेगा आपको? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ वेरियस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू है? कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। देखो, ब्लड भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा बोन भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको कोलेजन मिलेगा। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनमें से आपने बताना है कि इनमें से कौन से सेल में न्यूक्लियस होता है। RBC में, WBC में, प्लेटलेट में या नन ऑफ दिस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मार्क कीजिए अपना, और स्कोर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इतने दिनों के बाद वीडियो आई है, आपको क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, चलिए, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है WBC। ठीक है, WBC स्टैंड फॉर वाइट ब्लड, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स।
ठीक है। और ये वाइट ब्लड सेल्स क्या एक्ट करते हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम की तरह ये एक्ट करते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितने भी हार्मफुल या जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी हमें फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी पे अटैक होता है तो उनसे हमें कौन प्रोटेक्ट करते हैं, WBCs प्रोटेक्ट करते हैं। और WBCs की अगर एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं WBCs की। आपको और भी पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं RBCs की। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है मगर WBC में न्यूक्लियस होता है। RBCs को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम जो है वो इरिथ्रोसाइट्स है। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो ये भी एक तरह के ब्लड के सेल ही हैं, मगर ये किस में काम आते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। इनका क्या फंक्शन है, क्लॉटिंग द ब्लड। अगर प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। अगर किसी पर्सन में अगर कोई इंजरी होती है, ठीक है, अगर कोई इंजरी होती है, उसको लग जाती है, अगर उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है जल्दी से, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें प्लेटलेट्स की कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, नॉट पढ़ लीजिएगा, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना। हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल में आप हमेशा याद रखिएगा विटामिन A, D और E और K, ये चार विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल में हमारा विटामिन C आ जाएगा। B कॉम्प्लेक्स जितने भी है उसमें विटामिन B1, B2, B3 जितने भी है, B5, B6, ठीक है, जितने भी हैं वो विटामिन B में आ जाएंगे। विटामिन D और जो हमारे पास है और कौन सा विटामिन आ जाएगा वाटर सॉल्युबल में, बताइए। आई थिंक यही है। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा विटामिन B, क्योंकि विटामिन B क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और बाकी बात करें हम, और बाकी जो हमारे पास विटामिन बचे, विटामिन A, K, E, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, बताइए साइंटिफिक नेम पूछा जाता है एग्जाम में, और इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, ये सबसे आसान टॉपिक है विटामिन का। अगर आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 1 या 2 नंबर यहाँ से पक्का होता है। क्या पूछते हैं, या तो पूछते हैं कि इससे डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है, और यहाँ पूछते हैं इसका साइंटिफिक नेम कौन सा होता है। ठीक है, सो विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, रेटिनोल। ठीक है, और अगर बात करें विटामिन B में बड़े सारे विटामिन आते हैं, तो उनका आप मुझे कम से कम 2 विटामिन B में जो भी विटामिन आते हैं उनके 2 साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, विटामिन B1 का लिख दीजिए, 2 का लिख दीजिए। ओके, विटामिन K की बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और विटामिन E की बात करते हैं तो टोकोफिरोल, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, टोकोफिरोल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन ब्रेड मोल्ड फंजाई इज आल्सो नोन एज। ठीक है, जो ब्रेड पे हमारी फंजाई लगती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कौन सी फंजाई लगती है उसका नाम बताइए जरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन C, राइजोपस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है। ठीक है, फंगस की जो सेल वॉल है अगर होती है तो उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है। ठीक है, बताइए। अच्छा ऑप्शन दे देती हूँ, बताइए, सेलुलोज होता है या काइटिन होता है। इनमें से आपको एक ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सेल वॉल जो फंगस की है वो किससे बनी होती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोथ एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है इसमें ना कोई भी डक्ट नहीं होती। ठीक है, ये क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और ये जो अपनी सेक्रीशन है वो डायरेक्ट बॉडी के सरफेस पे छोड़ देते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट नहीं होती है, इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, और ये बॉडी के सरफेस पे अपनी सेक्रीशन छोड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास टीयर ग्लैंड होता है। ठीक है, टीयर ग्लैंड, फिर आ जाएगा हमारे पास स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि बॉडी के सरफेस पे डायरेक्ट अपनी सेक्रेशन छोड़ते हैं और इनमें कोई डक्ट नहीं होती। मगर एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उनमें डक्ट होती है। ठीक है, दे आर हैविंग डक्ट
एंड ये अपनी जो सिक्रीशन है वो ब्लड में छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे गोनैड्स हैं जो जितने भी ओवरी वगैरह ये, ठीक है। और इसमें कौन सा आ जाएगा और हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड आ जाएगा, हमारे पास ओवरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड क्या है हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड है, लीवर भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये अपनी सेक्रीशन जो है एक पर्टिकुलर चैनल में थ्रो करते हैं, ना कि बॉडी की सरफेस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पेनक्रियास शो भी किया है मैंने, यहाँ पे देख लो, ये गाल ब्लैडर है और ये पेनक्रिया आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज नोन है, ठीक है। तो वो स्टडी आप बोल सकते हो कि प्लांट अगर विदाउट सॉइल ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। द ग्रोइंग ऑफ प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफोनिक्स। नेक्स्ट डिजीज के बारे में है, सो बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में फिलारिया इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डिजीज किससे होती है, वर्म से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, बैक्टीरिया से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्म, ठीक है। तो फिलारिया जो है वो वर्म से होती है, इसमें स्वेलिंग जैसी हो जाती है हमारे बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज पोटैटो ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो पोटैटो प्लांट का कौन सा पार्ट है बताइए, रूट है, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है, ठीक है। ये क्लास 11th का जो है उसके सिलेबस में है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बायोलॉजी में तो वहाँ पे आपको ये बॉटनी में दिखेगा। तो बताइए पोटैटो जो है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो वो है स्टेम, ठीक है। पोटैटो क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, तो फटाफट से आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता। और पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो पोल्यूशन है अगर वहाँ पे उस एरिया में हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ ग्रो नहीं करती है। तो सबका पता होगा, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो दैट इज द लाइकन। लाइकन अगर कहीं पे भी सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन है तो लाइकन्स वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, वहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। तो जब डिसअपेयर हो जाएगा तो ये इंडिकेटर है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का, तो ये दिखाता है कि भाई यहाँ पे सल्फर का पोल्यूशन है, इसलिए यहाँ से जो है लाइकन क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया, ठीक है। तो लाइकन क्या है, बेसिकली ये अलगे और फंगस का एसोसिएशन है, ठीक है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन है अलगे और फंगस का, दैट इज लाइकन। ओके, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो कैसे लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।